हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए लेक्चर 28 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष को। इसके अंतर्गत सुदूर संवेदन, जीआईएस, जीपीएस ये सभी कुछ आ जाएंगे। तो ये अंतरिक्ष के अपन शुरू से पढ़ेंगे कि इसके बारे में कैसे स्टार्ट हुआ भारत में, कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में सोचा गया और किस तरह से इसके तहत कदम बढ़ाया गया। तो सबसे पहले अपन इतिहास की चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़े, साथ ही साथ ये किस किस डिपार्टमेंट को अपन ने बनाया, कैसे कैसे अभी वर्तमान में कार्यरत है और किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है और किस तरह से हम उससे एक तरह से व्यावसायिक रूप से भी काम कर सकते हैं। तो विज्ञान एवं तकनीकी के अंतर्गत सबसे पहले भारत में परमाणु विभाग के अंतर्गत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को सोचा गया या शुरुआत किया गया। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की तरफ कार्य करना के लिए नहीं सोचा था और ना ही उसका कोई प्लान था। पर उस समय जो विक्रम साराभाई थे उन्हें लगता था कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की तरफ भी अच्छा कार्य कर सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को भी उस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कौन कौन से कंट्री थे? वो थे अमेरिका और रूस, जो कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी बहुत अच्छे कीर्तिमान रच रहा था। तो ये देखते हुए विक्रम साराभाई को भी ये लग रहा था कि भारत को भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहिए और बेहतर रिजल्ट देना चाहिए। तो उस टाइम भारत सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो था परमाणु विभाग की तरफ, क्योंकि परमाणु शक्ति बनना उस टाइम का सबसे बड़ा एम होता था किसी भी देश के लिए। क्योंकि जो वर्ल्ड वार 2 था वो डिसीजन कैसे हुआ? सिर्फ परमाणु हमले से हुआ, क्योंकि जापान पर जब दो परमाणु हमले हुए जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो उसके बाद सबको ये लग गया कि अगर आपको इस दुनिया में सरवाइव करना है तो किसी भी शक्ति के सामने आपको अगर कमज़ोर नहीं पड़ना है तो आपके पास परमाणु शक्ति का होना अनिवार्य है। तो ये सब परमाणु की शक्ति की ओर आकर्षक थे। जितने भी दोस्त थे, देश थे, चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे फिर वो डेवलप्ड कंट्रियाँ हों, सभी परमाणु शक्ति या परमाणु शक्ति बनने के प्रति अग्रसर थे। तो उस तरफ भारत का भी एक सोच था कि वो भी परमाणु शक्ति से संपन्न हो और एक न्यूक्लियर कंट्री के रूप में जाना जाए। तो इसी तरह भारत का जब उस तरह से कार्य करने के लिए सोचा गया तो उसी के अंतर्गत भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जितने भी सिस्टम्स जो सेट करना था या फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए कार्य करना था तो वो परमाणु विभाग के अंतर्गत शुरुआत हुई। तो 1962 में सबसे पहले इसके बारे में सोचा गया, जो कि इन कॉस्पर ये पहला समिति था जिसने इसके बारे में सोचा। और इस समिति ने में कौन से? विक्रम साराभाई। इन्हीं के प्रयासों की वजह से ही ये संभव हो पाया और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए कार्य शुरू हुआ। और इसी समिति को आगे बढ़ाकर जब 1969 हुआ, 1969 हुआ, तो ये सब कुछ बदल कर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल कर दिया गया इसरो। जो इन कॉस्पर था इसका फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेस रिसर्च। ये पहली समिति थी और इसका फुल फॉर्म है, तो शायद कहीं पूछ भी लिया जाए। और ये पूरा का पूरा जो कमेटी था वो किसके प्रयासों से गठन हुआ था और किसके प्रयासों से कार्यरत था? तो वो था विक्रम साराभाई के प्रयासों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, जिसके बाद आप अगर स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे या फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा और आप समझ पाएंगे कि भारत किस तरह से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की ओर आगे बढ़ा। तो 1969 में जब स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना किया गया तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया इसरो का? तो वो बनाया गया है बेंगलोर में। अभी वर्तमान में जो उसके प्रेसिडेंट हैं या अध्यक्ष हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं, वो हैं के सिवन। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके बाद 1972 1972 की बात आती है। 1972 में 1969 में जब अलग से एक स्पेस सेंटर बनाया गया तो उसमें अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। तो इसके बाद 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए वित्त उपलब्ध कराना ये एक इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि 1972 से पहले जो अपन को वित्त की प्रॉब्लम होती थी या जो भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए वो कहीं ना कहीं अनस्ट्रक्चर्ड था। हमें वित्त या फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती थी वहाँ से हमें संपर्क करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें आग्रह करने पर हमें वित्त उपलब्ध होते थे। तो वित्त की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्थापना की गई 1972 में, जिसके बाद से वित्त उपलब्ध होना शुरू हुआ। फिर जब स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत कार्य करने लगा तो 19 अप्रैल 1975 को भारत ने एक प्रायोगिक, कोई व्यावसायिक नहीं बल्कि प्रायोगिक था, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि जो आर्यभट्ट नामक उपग्रह पहला उपग्रह था भारत का वो क्या था? तो प्रायोगिक था। ठीक है, वो व्यावसायिक नहीं था, बस टेस्टिंग के लिए उसको बनाया गया था और इसको सुरक्षित रूप से और एक सफल प्रक्षेपण किया गया था। किसकी मदद से? रूस की मदद से। कास्पुतिन एक जगह है वहाँ से। तो वहाँ से इसका एक तरह से प्रक्षेपण किया गया था। पहले का जो रसिया था या अभी का रूस जो मानते हैं उनके मदद से पहला इसका प्रक्षेपण किया गया था। लेकिन इस प्रक्षेपण से भारत ने अपना पहला एक तरह से उपग्रह जो था वो प्रक्षेपण किया और उसको कक्षा में स्थापित किया बिना
किसी फेलियर के। तो इसके बाद जो अंतरिक्ष विभाग था उसमें कॉन्फिडेंस आया कि वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में या फिर स्पेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, जिसकी वजह से और अच्छा काम करते रहे। और फिर 1979 का टाइम आया जब भारत में निर्मित पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह जिसे भास्कर 1 नाम से लॉन्च किया गया। इसके बाद 1980, तो ये सारे डेट आपको याद होने चाहिए कि किस किस डेट में या किस तरह से भारत का जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ और धीरे धीरे काम आगे बढ़ा। तो 1980 में भारत के पहले प्रायोगिक उपग्रह वाहन को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3 नाम से लॉन्च किया गया, जो कि अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत को छठा राष्ट्र बनाता है। तो अब जो था, इससे पहले क्या हम लोग उपग्रह तो बना लेते थे लेकिन उसके लॉन्चिंग के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो 1980 में लॉन्चिंग व्हीकल जो बनाए जिसकी मदद से अपन किसी भी सैटेलाइट को उसके कक्षा में स्थापित करते हैं, तो वो व्हीकल कब बनाया गया? तो बनाया गया 1980 में SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 के नाम से। और यही जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक तरह से क्या था, एक माइलस्टोन था, जिसकी वजह से भारत फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अब धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ चुका था। अब इसके बाद आता है 1982 का साल। इस साल में भारत ने पहली बार इनसेट 1 इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इसका कहाँ किया गया? भूस्थितिक जो कक्षा होगा, आगे जब अपन ऑर्बिट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे भूस्थितिक कक्षा क्या होता है, उसका प्रक्षेपण किया गया। लेकिन इनसेट 1A जो सैटेलाइट बनाया गया वो एक तरह से असफल रहा, ये प्रयास सफल नहीं हुआ। लेकिन उसके जस्ट एक साल बाद ही 1983 में भारत इनसेट 1B का सफल प्रक्षेपण करके दिखाया। कहाँ से? तो वो फ्लोरिडा से। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कहाँ से 1983 में इनसेट 1B का प्रक्षेपण किया गया था, कौन से असफल था? तो इनसेट 1 असफल रहा था, जिसको कौन सी कक्षा में स्थापित करना था? भूस्थितिक कक्षा में स्थापित करना था। इसके बाद जो भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सबसे बड़ा टाइम जो आया था वो 1984 में आया। उस टाइम क्या हुआ? भारत और सोवियत संघ संयुक्त रूप से मानव युक्त मिशन शुरू किया। ठीक है, भारत और सोवियत संघ, जो रूस था, अभी का रूस, पहले का सोवियत संघ, ये दोनों ने मिलकर एक संयुक्त मानव मिशन शुरू किया। और इस मिशन में पहले भारतीय कॉस्मेटिक राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर जो राकेश शर्मा थे, अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट, वो गए थे किसमें? इसी वाले जो कार्यक्रम था भारत और सोवियत रूस का मिक्सर, वो कब था? 1984 में। तो आपको ये नाम और ये डेट दोनों याद होना चाहिए, और किसके मदद से और किसके साथ गया था तो ये भी याद होना चाहिए था। रूसी अंतरिक्ष स्पेस सैल्यूट 7 इसका जो अंतरिक्ष स्टेशन है, स्पेस सेंटर है, कहाँ पर? अंतरिक्ष में। तो वहाँ 7 दिन 8 दिन वहाँ पे बिताए थे, और वहाँ से भारत का जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी था वो बेहतर था। और उसके बाद भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में और सारे काम शुरू किए। तो 1984 के बाद ये मानव युक्त जो मिशन है भारत दोबारा शुरू कर रहा है, जिसमें से वो चंद्रमा में मानव यान भेजना चाहता है या फिर मार्स में भेजना चाहता है। तो अभी चंद्रमा में भेजने की प्लानिंग चल रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर 1988 में आया, जिसमें से इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A जो ध्रुवीय कक्षा में स्थापित होता है। ये सारे आपको पता होंगे कि भूस्थिति कक्षा कौन से होते हैं, ध्रुवीय कक्षा कौन से होते हैं, तो ये आगे अपन इसको बताएंगे। ठीक है, तो इसका सफल प्रक्षेपण किया गया कहाँ से? बैकोनूर एक जगह है जहाँ से इन सब चीज़ों का IRS-1A इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A का सफल प्रक्षेपण किया गया 1988 में। इसके बाद टाइम आता है 1994 का, जिसमें PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके बाद इसी की मदद से अब सैटेलाइट को क्या करना जाए? प्रक्षेपण किया जाने लगा। इसके बाद 1999 का टाइम आया, जिसमें PSLV ने विदेशी उपग्रहों को ले जाना शुरू किया गया। इसके बाद अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो इसरो है उसकी क्या अर्निंग शुरू हो गई, विदेशी मुद्रा अर्न करना शुरू कर दिया। 2001 में GSLV को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब कौन कौन से डेट में कौन कौन से को, 1994 में PSLV और 1999 में GSLV। इसके बाद अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया इसी की मदद से। 2013 में PSLV-C, तो 22 जुलाई 2013 को भारत के पहले स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है, IRNSS-1A का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो था उसका 1A जो पहला सैटेलाइट था उसको सफलतापूर्वक एक तरह से प्रक्षेपण किया गया। तो ये पूरा एक हिस्ट्री है, आपको इसी फ्लो में और इसी ऐसे ही आपको चार्ट बनाना है और इसी चार्ट में आपको याद रखना है
ताकि जहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे या जहाँ से भी आपको क्वेश्चन बने 3 नंबर के चाहे वो 6 नंबर के हों तो आप इन्हीं में से लिख सकें। और इसके अलावा ये जितने भी पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब भी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा तो इसमें आपको बताना है। आगे जो समय था वो था नवंबर 2013। इसमें PSLV C-25 मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को शुरुआत किया गया। तो ये आपको याद रहना चाहिए कौन से व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था और कब किया गया था, दोनों पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था, क्योंकि ये सक्सेसफुल मिशन है भारत का और पहले ही अटेम्प्ट में इसको सक्सेस मिली थी, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 15 फरवरी 2017 को इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक सफल एकल रॉकेट का उपयोग करते हुए 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ये एक बहुत माइलस्टोन है और इसी के तरह एक तरह से ये कीर्तिमान रच दिया था इसरो ने कि 104 सैटेलाइटों को अलग अलग कक्षाओं में एक साथ सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेट भी और ये एक रिकॉर्ड भी है। और कहाँ से किया गया था, तो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से। 2017 को भारत की GSLV मार्क 3 की पहली उड़ान से GSAT-19 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ये GSLV मार्क 3 ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। ये बहुत भारी वाहन, जो भारी उपग्रह होते हैं उनको ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है और अभी तक सबसे ज़्यादा भारी उपग्रह ले जाने की क्षमता किसके पास है, तो इसी के पास है। इसके बाद जो आगे है वो है 14 नवंबर 2018 को GSLV मार्क 3 ने GSAT-29 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है भारत के द्वारा अभी तक भेजा गया सर्वाधिक भारी उपग्रह 3500 किलोग्राम लगभग भारतीय भूमि से जो भेजा गया था वो GSLV मार्क 3 से ही भेजा गया था, GSAT-29। तो ये सारे नाम और ये वेट और कहाँ से भेजा गया था, तो भारत की भूमि से भेजा जाने वाला सबसे भारी उपग्रह यही है। अक्टूबर 2018 को GSAT-11 भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये भी याद होना चाहिए। इसका वेट शायद 5500 किलोग्राम से ऊपर था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अलग से भारत के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 M1 ने चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष यान में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कब किया गया था, 22 जुलाई 2019 को। तो सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट था और यही हिस्ट्री था, यहाँ तक खत्म हो गया। अभी बहुत सारे जो मिशन है वो अपन देखेंगे कि अपकमिंग मिशन कौन कौन से हैं इसरो के। तो सबसे पहले आपको जो याद होना चाहिए वो याद होना चाहिए कि भारत में जो अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी शुरू हुआ वो कहाँ शुरू हुआ, तो परमाणु विभाग के अंतर्गत। ठीक है, परमाणु विभाग के अंतर्गत। तो आपको न्यूक्लियर से आपको याद रखना है इसको, न्यूक्लियर डिपार्टमेंट के अंतर्गत शुरू हुआ। ठीक है, इसके अलावा परमाणु विभाग के अंतर्गत जब ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी शुरू हुए तो कब शुरू हुआ, तो 1962 में। 1962 में कौन सी समिति थी, तो इनकॉस्पर था। ठीक है, किसके प्रयासों से, तो ये था विक्रम साराभाई के प्रयासों से। इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेस रिसर्च, तो 1962 एक डेट आपको याद होना चाहिए, ईयर कि इसमें इनकॉस्पर एक समिति थी, जिसकी वजह से यही एक समिति और यही परमाणु विभाग के अंतर्गत काम करने वाला पहले अंतरिक्ष एजेंसी था भारत का। 1969 में इसरो बना, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। उसके अभी हेड कौन है, तो K. Sivan है। इसके बाद जब ये अंतरिक्ष अलग से डिपार्टमेंट बन गया, इसरो का गठन हो गया, तो इसके बाद 1972 में अंतरिक्ष विभाग के जितने भी कार्य हैं उनको संचालित करने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई, जिसकी वजह से वित्त उपलब्ध कराना उसका कार्य होता था। 1975 में पहला प्रायोगिक सैटेलाइट लॉन्च किया गया 1975 में, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। ठीक है, तो पहला उपग्रह था जो भारत का बना, मतलब भारत का पहला उपग्रह था। और कौन था, प्रायोगिक रूप से था। और किसके मदद से किया गया था, तो रूस के मदद से कास्पुतिन नामक जगह से इसको प्रक्षेपण किया गया। तो 62, 69, 72 और 75 इस तरह से आपको याद रखना है कि 62 में पहली समिति बनी है। सबसे पहले तो याद रखना है कि परमाणु विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता था। 62 के बाद 69 आया, 69 में इसरो की स्थापना हुआ। इसरो के बाद 72 में वित्त की स्थापना की गई, वित्त की व्यवस्था की गई। 1975 में पहला प्रायोगिक उपग्रह रूस के मदद से इसको लॉन्च किया गया। 1969 में प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर 1 का 79 में लॉन्च किया गया। इसके बाद 1980 भारत के पहले प्रायोगिक उपग्रह वहन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के नाम से जो लॉन्च किया गया। तो लॉन्चिंग व्हीकल का निर्माण हुआ था 1980 में। 1982 में पहला इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1A भू स्थिति कक्षा में प्रक्षेपण किया गया SLV की मदद से। INSAT-1B सफल प्रक्षेपण किया गया। कहाँ से किया गया, फ्लोरिडा से किया गया। जो पहला वाला जो किया गया था भू स्थिति कक्षा में INSAT-1A वो असफल रहा था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए।
इसके अलावा 1984 में भारत और सोवियत रूस से महानाविक मिशन चला गया, जिसमें जो एस्ट्रोनॉट थे राकेश शर्मा वो गए थे, तो 1984 याद रखना है। 1988 में पहला इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को ध्रुवीय प्रक्षेपण किया गया। 1994 में PSLV का सफलतापूर्वक प्रयोग करके दिखाया गया कि किस तरह से लॉन्चिंग व्हीकल पोलर सेटेलाइट और लॉन्च व्हीकल कार्य करता है। 1999 में विदेशी उपग्रहों को ले जाने लगा कौन? PSLV। 2001 में GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसका शुरुआत किया गया। 2008 में चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण किया गया, तो यह भी आपको याद रखना है। 2013 में पहला जो था अपना स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट था, उसका भी प्रक्षेपण किया गया, IRNSS इसका नाम है। इसके अलावा जो 15 फरवरी 2017 है, उसमें श्रीहरिकोटा से एक साथ 104 मिसाइलों को छोड़ा गया, और PSLV C-25 की मदद से मार्स ऑर्बिट मिशन जो मंगलयान था उसका भी संचालन किया गया। कब? 5 नवंबर को। तो इस तरह से पूरा हिस्ट्री है, तो आप इसको याद रखना, और इसी की मदद से आप आगे जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसको इजीली समझ पाएंगे। तो पहला है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान। कौन कौन से संस्थान हैं जो स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में या स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं? तो सबसे पहला जो नोडल एजेंसी है वो है इसरो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। सभी संस्थानों की नोडल एजेंसी है, मतलब मुख्य संस्था है। यहीं से सारे संस्थाओं का कोऑर्डिनेशन होता है और इसी संस्था के आदेशों पर अन्य संस्थाएं कार्य करती हैं। इसके अलावा जो दूसरा संस्था है वो है आईसैक। इसका भी हेडक्वार्टर बैंगलोर में। ये संस्था और इसके हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं। इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बैंगलोर, इसका फुल फॉर्म है। ये कृत्रिम उपग्रह निर्माण करता है, मतलब उपग्रह निर्माण करने की संस्था है आईसैक। इसके अलावा सैक, ये भी उपग्रह निर्माण करने की संस्था है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पर ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में। तो आईसैक कहाँ है? बैंगलोर में। और सैक कहाँ है? तो यह है अहमदाबाद में। इसका भी काम वही है, उपग्रह निर्माण, कृत्रिम उपग्रह का निर्माण करना। अगला जो संस्थान है वो है VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये प्रक्षेपण यान का निर्माण करता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या फिर ये कहाँ पर स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम में। MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, इसका कहाँ कहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स है? तो वो है भोपाल में, भोपाल MP में। सभी उपग्रहों को नियंत्रित करता है। कौन से उपग्रहों को? जो कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं, उनके डाटा को नियंत्रित करता है, उनके डाटा को संग्रहण करता है और उनका एनालिसिस करता है। दूसरा जो है उसका हेडक्वार्टर है MC मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का, वो है हासन, कर्नाटक में। दूर संवेदी उपग्रहों और दूरसंचार उपग्रहों के द्वारा जो भेजे गए डाटा है उनको कंपाइल करता है, स्टोर करता है और उनके डाटा को पब्लिश करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, ये इम्पॉर्टेंट है। सभी उपग्रहों से पर्याप्त डाटा प्राप्त करता है और इसके सहायता से 6 क्षेत्रीय संस्थान हैं। जितने भी उपग्रह से डाटा प्राप्त होते हैं वो सभी डाटाओं को एकत्रित करके उन्हें एनालिसिस करके, और भूमन नामक जो पोर्टल बनाया गया वहाँ पर इसको क्या अपलोड करता है, और साथ ही साथ इसकी एनालिसिस करके दूसरे देशों पे भी ये अपना ट्रेड करता है। एक तरह से व्यावसायिक संस्थान के रूप में भी कार्य करता है। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो हैदराबाद है वो डाटा को कलेक्ट करता है, उनका एनालिसिस करता है। जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो है देहरादून, नागपुर, खड़गपुर, शिलांग, बेंगलुरु और जोधपुर। तो ये आपको 6 याद होना चाहिए। वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग जोन जोधपुर, वेस्टर्न में कहाँ है? जोधपुर ही है। साउदर्न में बेंगलोर, ईस्टर्न में खड़गपुर, और नॉर्थर्न में देहरादून, और सेंट्रल नागपुर का है, और नॉर्थ ईस्ट में शिलांग में ये सेंटर है। ये सभी डाटा को कलेक्ट करता है और सभी डाटा को कलेक्ट करके और ये रिसर्च सेंटर को भेजता है ताकि उसका एनालिसिस किया जा सके और डाटा को पब्लिश किया जा सके। इसके अलावा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ये प्रक्षेपण यान का निर्माण करता है और इसका उपग्रहों को लॉन्च करने में सहायता करता है। इसके अलावा एक है IMDB इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और एक अंतरिक्ष संस्था है जो बेंगलोर में स्थापित है। ये अंतरिक्ष इसका लिखा हुआ है, और अंतरिक्ष आपको हिंदी में भी पढ़ना है। तो अंतरिक्ष जो संस्था है वो कहाँ पर है? एक व्यावसायिक संस्थान है भारत का, जो कि ट्रेड करता है विदेशों के साथ, या फिर जितने भी इसके व्यावसायिक कार्यक्रम हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत के इसरो के, उसको संचालित करता है और उनसे जो भी इनकम होती है उसे इन सब चीज़ों पे वितरित करता है, साथ ही साथ इसको डेवलप करने में भी मदद करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या होता है? तो पृथ्वी की जो वायुमंडल है या कवर अप जो वायुमंडल है, मान लें पृथ्वी है तो इसके ऊपर से ये वायुमंडल है, इसके ऊपर सब कुछ को अंतरिक्ष हम माना जा सकता है और मानते हैं। हालांकि पृथ्वी के ऊपर से ही अंतरिक्ष तरह से शुरू हो जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल से परे फैले हुए विशाल तथा अंतहीन स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं।
अंतरिक्ष में समस्त तारे, ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, गैस, धूल के कण विद्यमान होते हैं। ये सब कुछ अंतरिक्ष के ही पार्ट माने जाते हैं। हमारा जो ग्रह है वो भी अंतरिक्ष का पार्ट है, लेकिन हमारे लिए जो अंतरिक्ष होता है वो कहाँ पर है? पृथ्वी के वायुमंडल से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो वो हमारे लिए अंतरिक्ष होगा। अब हम बात करते हैं कक्षा की, कि कक्षा क्या होते हैं और कितने टाइप के कक्षा होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पृथ्वी के जो एक निश्चित पृथ्वी के चारों तरफ, किसी भी खगोलीय पिंड के चारों तरफ कोई अन्य खगोलीय पिंड जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। पृथ्वी के एक निश्चित या किसी भी ग्रह के चारों तरफ कोई भी पिंड अगर एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हैं और उसमें वो चक्र लगाते हैं या फिर उसका घूर्णन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। कक्षाओं का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, कोई ऊंचाई के हिसाब से, कोई कार्य के हिसाब से। तो इसका वर्गीकरण सबसे पहले अपन ऊंचाई के आधार पर करते हैं, तो उसका लियो, मियो और जियो, ये 3 प्रकार की कक्षाएं होती हैं अगर ऊंचाई के आधार पर दिया जाए तो। इसके बाद फिर दूसरा करते हैं अपन कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर करते हैं तो ध्रुवीय कक्षा, जिसको सूर्य तुल्यकारी कक्षा भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे टाइम परमानेंट इसमें सूर्य की किरण पड़ती रहती है, क्योंकि ये ध्रुवीय कक्षा होती है, ध्रुव से एक दूसरे ध्रुव से। तो ये इस तरह से रोटेट करते हैं कि पूरे टाइम ये सनलाइट के सामने ही मिलते हैं। तो इन्हें सूर्य तुल्यकारी कक्षा कहते हैं। एक भू स्थिर कक्षा होता है जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, जो कि पृथ्वी के विषुवत रेखा के समांतर होता है, इसको भूमध्य रेखा से गुजरेगा। तो ये होता है भूस्थिर कक्षा। भूतुल्यकारी जो कि होता तो विषुवत रेखी भूमध्य रेखा से थोड़ा सा जो कोण बनाती हुई कोई रेखा होती है, जिसको भूतुल्यकारी कक्षा कहते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा इसका डिवीजन है वो कक्षाओं के आधार पर है। तो पृथ्वी केंद्रित कक्षाएं, ठीक है, सूर्य केंद्रित कक्षाएं और आकाशगंगा केंद्रित कक्षाएं, सबकी अलग अलग कक्षाएं होती है, सबके अलग अलग रीजन्स होते हैं और सबका अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। तो इसके हिसाब से इनका क्या किया गया? विभाजन किया गया है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ऊंचाई के आधार पर कक्षाओं का जो डिवीजन है या फिर विभाजन है उस पर है। तो पृथ्वी की निम्न कक्षा सबसे पहले लियो आता है, फिर आता है मियो, फिर जियो। तो जो लियो है वो पृथ्वी की निम्न कक्षा है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये एक कक्षा है जो 400 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के उपग्रही पथ को पृथ्वी की निम्न कक्षा कहते हैं। अगर इतने की हाइट पे कोई उपग्रह लगा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? पृथ्वी की निम्न कक्षा कहा जाएगा। और इसी कक्षा में पृथ्वी के जो उपग्रह होते हैं वो एक तरह से इसी के सापेक्ष घूर्णन करते हैं और साथ ही साथ उनका आवर्तकाल भी इसी ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो दूर संवेदी उपग्रह कैमरे इसी कक्षा पे स्थापित होते हैं, और जितने भी दूर संवेदी उपग्रह हैं चाहे वो कैमरे हैं वो बेहतर तरीके से काम कर सकें, इसलिए ये 400 और 2000 किलोमीटर के मध्य ही इनका कक्षा स्थापित किया जाता है। दूर से ही संसाधनों का आकलन करते हैं और निम्न कक्षा में होते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि लो अर्थ ऑर्बिट लियो में कौन से उपग्रह होते हैं? तो दूर संवेदी उपग्रह होते हैं, और वो क्या करते हैं? तो संसाधनों का आकलन करते हैं कि कहाँ कितना उत्पादन होगा, कहाँ पर तेल के संसाधन है, कहाँ पर कोयला संसाधन है, कहाँ पर किस तरह से संसाधन मौजूद हैं जिनको आज तक सरकार नहीं ढूंढ पाई है, या फिर वो संसाधन जो हमारे लिए यूज़फुल हैं। इसके अलावा ऐसे संसाधन भी होते हैं जो दूसरे देशों में होते हैं, तो दूसरे देशों को इसकी जानकारी देकर हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। आवर्तकाल 90 मिनट से 180 मिनट होता है। ये ध्रुवीय कक्षा है। स्पेस स्टेशन इसी कक्षा में होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि स्पेस स्टेशन, जितने भी स्पेस स्टेशन जितने भी देश के हैं वो यहीं पर बनाए जाते हैं, और इन्हीं स्पेस स्टेशनों में जो यात्री जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री, वो रहते हैं, और यहीं से पूरा का पूरा जो अंतरिक्ष के एनालिसिस है, जिस एम से वहाँ पर जाते हैं उसका एनालिसिस करते हैं। आगे है मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये मध्य की कक्षा कहते हैं। इस कक्षा की ऊंचाई 8000 से 2000 किलोमीटर तक की होती है, 20,000 किलोमीटर तक की। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी ऊंचाई होगी 8000 से 2000 किलोमीटर की। दूसरी, इसके आवर्तकाल होगा 6 से 15 घंटे के मध्य। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होना, जैसे जैसे ऊंचाई होगा वैसे वैसे आवर्तकाल में बढ़ेगा, आवर्तकाल का टाइम भी बढ़ेगा। इसके अलावा नौवान प्रणाली वाले उपग्रह इसी कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। जीपीएस सिस्टम जो है वो इसी में है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो मियो की कक्षा है। इस ऊंचाई में सिग्नल विस्तृत और फोटो बेहतर आते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको स्थापित किया जाता है, क्योंकि सिग्नल विस्तृत रूप से पहुँच सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा क्षेत्र को कवर करते हैं, और इनकी जो फोटो क्वालिटी है वो बेहतर होती है। अगला है वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भू स्थितिक उपग्रह। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका आवर्तकाल कितना होगा? 24 घंटे की होगी। 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। दूर संचार वाले उपग्रह यहीं पर होंगे।
और इस तरह के उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर नज़र आते हैं। तो जियो स्टेशनरी भू स्थैतिक उपग्रह बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये पृथ्वी के जो इनका आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। तो पृथ्वी अगर 24 घंटे में एक तरह से घूर्णन गति करेगा तो अपने ही अक्ष पर जब घूमेगा तो 24 घंटे में घूम जाता है। तो इतने ही टाइम पर ये उपग्रह भी घूम जाते हैं। इसलिए मान लो अगर इंडिया पे फोकस है तो इंडिया पे ही फोकस रहेगा, क्योंकि 24 घंटे का आवर्तकाल है। होमैन ट्रांसफर ऑर्बिट ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक कक्षा से दूसरे कक्षा में इसका स्थानांतरण करते हैं। जैसे कि ये सन है, इसका एक ऑर्बिट है, ठीक है, मान लो ये अर्थ ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट से मार्स ऑर्बिट पर ये ट्रांसमिट करना है। तो ये ट्रांसफ़र होता है, ये ट्रांसफ़र वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो लाइन है, इसी को अपन क्या कहते हैं, होमैन स्थानांतरण कक्षा या ट्रांसफ़र ऑर्बिट। एक कक्षीय यांत्रिकी में होमैन स्थानांतरण कक्षा एक अंडाकार कक्षा है जिसका उपयोग दो वृत्तीय कक्षाओं के बीच स्थानांतरण के लिए किया जाता है। आमतौर पर दोनों कक्षाएं एक ही समतल पर होती हैं। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है, भू स्थिर कक्षा के उपग्रह और उनके उपयोग। जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस या भू स्थैतिक उपग्रह, ये किसी भी नाम से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में क्या लिखना है। तो यह उपग्रह पृथ्वी की ऊंचाई से 36,000 किलोमीटर में होते हैं। इन उपग्रहों का आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है, अर्थात पृथ्वी के किसी स्थान के सापेक्ष यह उपग्रह स्थिर दिखाई देते हैं। जो मैंने अभी बताया वही है, ठीक है। इसलिए यह कक्षा भू स्थिर कक्षा कहा जाता है। इस कक्षा में अक्सर उन उपग्रहों को रखा जाता है जिनका मुख्य कार्य दूर संचार के लिए होता है, क्योंकि अगर ये उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष नहीं घूमेंगे तो संचार के लिए कैसे यूज हो सकता है, क्योंकि संचार के लिए तो एक स्थिर चाहिए सिग्नल। अगर वो आगे पीछे होगा उपग्रह तो जो सिग्नल है वो आगे पीछे होगा, फिर दिक्कतें होंगी, क्योंकि उसका ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर ट्रांसमिट करेगा भी तो रिसीवर नहीं होगा, और रिसीवर आगे पीछे हो जाएगा, तो इस तरह से उसमें परेशानियां आने लगी। यहाँ दो प्रकार के उपग्रह होते हैं, भू स्थैतिक और भूतुल्यकारी, ठीक है। एक भू स्थैतिक और दूसरा भूतुल्यकारी। ये दो तरह के उपग्रह कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं भू स्थिर के कक्षा में। भारत में इन उपग्रहों की श्रृंखला में इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनसेट 1AD, इनसेट 2AE, इनसेट 3AE, ये सारे के सारे इतने सैटेलाइट हैं। जैसे कि इनसेट 1AD है तो इनसेट 1A, 1B, 1C, 1D, फिर इनसेट 2A, 2B, 2C। जैसे ये सीरीज खत्म हुआ तो इसको शुरू किया गया, ये सीरीज खत्म होती है शुरू किया गया, अभी तो वर्तमान में इसको बंद करके जी सेट को लागू कर दिया गया है, प्रारंभ किया गया। भारत सरकार ने जी सेट का प्रक्षेपण और संचार और नौवहन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया है। तो जी सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जी सेट के अलावा मौसम के पूर्वानुमान के लिए मैट सेट, मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, मैट सेट, और इसके नाम कल्पना वन भी रखा गया है मौसम की जानकारी के लिए। एजुकेशन के लिए एडूसेट प्रकार के उपग्रहों को प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जियो सिंक्रोनस उपग्रह IRNSS A 1A 2, इस तरह के भी मौसम की जानकारी के लिए सारे भी उपग्रह जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। अब कोई भी उपग्रह किसकी मदद से अपना कम्युनिकेशन स्थापित करता है पृथ्वी से, क्योंकि कोई तो कोई युक्ति होगी जिसकी वजह से वो अपना एक फ्रिक्वेंसी पे कार्य करता है, और साथ ही साथ वो जो भारत है या फिर किसी भी देश है उसके सैटेलाइट के साथ उसका संचार या कम्युनिकेशन होता है। तो ट्रांसपोंडर्स, इनको क्या कहते हैं, ट्रांसपोंडर्स। यह उपग्रह की ऐसी युक्ति होती है जो पृथ्वी पर से भेजे गए उच्च आवृत्ति के सिग्नल को निम्न आवृत्ति के सिग्नल में क्या करता है, बदलने का कार्य करता है। उच्च आवृत्ति के सिग्नल को क्या करता है, निम्न आवृत्ति के सिग्नल में बदलता है। और ये क्यों होता है तो वो बता देता हूँ मैं। प्रकीर्णन किसके, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और प्रकीर्णन ही आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन दो की वजह से ये सारी चीज़ें यूज किया जाता है। तो ट्रांसपोंडर्स आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की मदद से ही सिग्नल को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है उच्च आवृत्ति से निम्न आवृत्ति में। तो सिग्नल है, इनका नामकरण होता है। तो जो अमेरिका का एक संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसका हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वो इंस्टीट्यूट के द्वारा इन सभी बैंडों को क्या दिया है, नाम दिया गया है। तो ये टेलीविजन वाले बैंड हैं। इसके जो बैंड भारत में यूज हो चुके हैं उन्हीं बैंडों के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा बहुत से बैंड हैं, आप उन्हें भी देख लें और उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहला बैंड है वो है एल, फिर एस, फिर सी, ठीक है। तो एल का जो फ्रिक्वेंसी होगा 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़ की होगी, एस का 2 से 4 होगा, और सी का 4 से 8। इसके अलावा भारत में अभी वर्तमान में जो सेटेलाइट है उनके यूज के लिए के यू बैंड, जिसका 12 से 18 गीगाहर्ट्ज़ है फ्रिक्वेंसी, के बैंड 18 से 27, और के ए बैंड ये 27 से 48 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी वाले भी जो बैंड हैं वो यूज कर रहे हैं।
और ये क्या होते हैं, तो ये वाले जितने के यू के और के ये टेलीविजन्स के लिए यूज किए जाते हैं, और जो निम्न सेटेलाइट मोबाइल होते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग सेटेलाइट मोबाइल के लिए यूज किया जाता है। सेटेलाइट मोबाइल्स में जो टाइम डिले होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसका संचार लगातार सेटेलाइट के माध्यम से किया जाता है, और सेटेलाइट के माध्यम से किया जाता है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उसमें कभी भी नेटवर्क नहीं जाएंगे और कभी भी नेटवर्क इशू नहीं आएगा जब तक कि सेटेलाइट में इशू ना हो। आगे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फुटप्रिंट। तो फुटप्रिंट का सिंपल सा मतलब कि एक सेटेलाइट आपने किसी जगह पे लगा दिया तो वो कितनी जगह, पृथ्वी के कितने प्रतिशत एरिया को कवर करेगा, वो उस सेटेलाइट का फुटप्रिंट कहलाएगा। जैसे कि अगर एक सेटेलाइट है वो भूस्थिर कक्षा में स्थापित है तो वो कितने एरिया को कवर करता है, पृथ्वी के 42% एरिया को कवर करता है। तो एक पूरे पृथ्वी को कवर करने के लिए हमको 3 सेटेलाइट अनिवार्य रूप से चाहिए, तभी हम एक पृथ्वी के पूर्ण रूप से इमेज बना सकते हैं इस तरह से। तो ये होता है फुटप्रिंट, इस पर भी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। अब इन सैटेलाइटों के अनुप्रयोग, क्योंकि अनुप्रयोग ही सिलेबस में अनुप्रयोग ही पूछा जाता है, तो जो पहला है वो है सेट। ये मोबाइल और टेलीविज़न सेवाओं में भारत में सैटेलाइट मोबाइल एवं टेलीविज़न सेवाओं के लिए दूरसंचार उपग्रहों का महत्व है। टेलीविज़न सेवाओं को पूरे भारत में 100% करने के लिए इन्हीं सैटेलाइटों का योगदान है। इसके लिए वर्तमान में भारत द्वारा जी सेट श्रेणी के उपग्रह भेजे जा रहे हैं जो इंटर दूरसंचार के सेवाओं को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। वर्तमान में भारत में 100% टेलीविज़न की सुविधा है, साथ ही उन्हें इन्हीं उपग्रहों की मदद से अन्य सिग्नलों को भी ट्रांसमिट करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सेटेलाइट क्या है, जो मोबाइल है वो सेटेलाइट मोबाइल की बात यहाँ पर हो रही है, और जो टेलीविज़न है वो सेटेलाइट के माध्यम से ही संचालित होते हैं। इनका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है, तो टेलीविज़न रन करने में और सेटेलाइट मोबाइल के यूज करने में, इनकी फ्रिक्वेंसी को, साथ ही साथ जो टेलीविज़न का एरिया है वो भारत में 100% हो चुका है। आप कहीं से भी बैठ के आप टेलीविज़न के सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्रोवाइडर की मदद से। दूसरा है दूरस्थ शिक्षा में भी इसका उपयोग होता है। दूरस्थ शिक्षा में टेली एजुकेशन में किस तरह से कि टेली एजुकेशन में पहले जो सेटेलाइट होते हैं जैसे एजुसेट है, इसके माध्यम से बैठे बैठे उस सेटेलाइट के माध्यम से एक ही क्लास को पूरे विश्व में या पूरे इंडिया में ट्रांसमिट किया जा सकता है और सभी स्कूल कॉलेजों में आराम से उसका व्याख्यान ले जा सकता है। वी सेट, ये सेटेलाइट के माध्यम से जो क्लासेस चलती थी पहले उसके माध्यम से, अब तो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। तो जो पहले जब फाइबर ऑप्टिक्स नहीं था, जब सेटेलाइट के माध्यम से संचार किया जाता था तो वी सेट का यूज हुआ जाता था। इसमें दो प्रकार की टेक्नोलॉजी होती हैं, एक होता है ROT और एक होता है SIT। तो इसमें सेटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल और रीड ओनली टर्मिनल, ये दो इसके फुल फॉर्म है। रीड ओनली टर्मिनल में क्या है कि आप सिर्फ जो क्लासेस चल सकती हैं उनको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते। लेकिन जो सेटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल होता है इसके मदद से आप उनसे इंटरेक्ट भी हो सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं ऑनलाइन, ना कि आप ऑफलाइन। तो दूरस्थ शिक्षा में भी इसका उपयोग है। खोज और बचाव कार्यों में कई बार प्लेन हादसे में प्लेन गायब हो जाता है, जहाज़ों में कई बार गायब हो जाते हैं, मतलब जहाज़ डूब जाता है। इसके अलावा ऐसे बहुत से सारी चीज़ें हैं जो कहीं पे खो जाती हैं, जिनके खोज और बचाव कार्यों में इन्हीं सेटेलाइटों की मदद से फ्रिक्वेंसी मैच करके और उन फ्रिक्वेंसी के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उसमें मदद करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो यूज है वो है नौवहन प्रणाली के उपग्रह होते हैं, वो इन्हीं के इसी कक्षा में होता है, इसी कक्षा के माध्यम से पूरे जो जीपीएस सिस्टम है, भारत का लोकल जीपीएस सिस्टम है, वो इसी के माध्यम से चलता है। IRNSS सिर्फ भारत का मैप बनाता है। इसकी संख्या कितनी है? 7, क्योंकि हमको हमारे पास उतनी क्षमता नहीं थी या उतना हमारे पास संसाधन नहीं थे कि हम अमेरिका के जैसे जीपीएस सिस्टम डेवलप करें जिसके माध्यम से 24 सेटेलाइटों को भेजा गया है, जबकि ये 24 सेटेलाइटों की मदद से वो पूरे विश्व की इमेज एक टाइम पे कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन भारत ने उसकी जगह में नॉर्मल जो 7 उपग्रह हैं उनको स्थापित किया गया भूस्थिति कक्षा में, और इसी भूस्थिति कक्षा के माध्यम से ही हम पूरे भारत का मैप और उसके आसपास का मैप प्राप्त कर सकते हैं। मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मैटसेट जो कि मेट्रोलॉजिकल सेट है, ये कल्पना, इसके माध्यम से मौसम का पूरा अनुमान लगाते हैं, चाहे वातावरण में परिवर्तन हो, पवनों का वेग हो, बादल हो आदि, किसी प्रकार का जो परिवर्तन होता है, किसी प्रकार की अनहोनी होनी रहती है उसका हम पूर्ण से प्रोडिक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ फसल को कैसे बचाया जाएगा और भविष्य में जो वातावरण होंगे उसमें किस किस बदलाव होंगे, मौसम क्या किस तरह से करवट ले सकती है, ये सभी कुछ ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसके माध्यम से किसानों या लोगों को बेहतर जीवन बनाए रखने के लिए उपयोगी भी है। दूरस्थ शिक्षा टेली एजुकेशन इससे बहुत ज़्यादा बड़ा था, चाहे वो बचाव कार्य हो या चिकित्सा के कार्य हो या किसी भी तरह के उपचार हो, वो दूर बैठे किसी भी व्यक्ति के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संभव हो सकता है।
तो ये अनुप्रयोग थे किसके? भूस्थिर कक्षा के उपग्रह के और उसके अनुप्रयोग थे। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह और इसके अनुप्रयोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह कौन से उपग्रह होंगे? तो जो इस तरह से ध्रुव से ध्रुव में ट्रेवल करेंगे, मान लो पृथ्वी, तो इस तरह से जो मैंने पहले बताया था आपको डायग्राम। तो ये क्या है? तो ऐसी कोई भी कक्षा जिसकी पृथ्वी से ऊंचाई 400 किलोमीटर से 2000 तक की होती है, ये पृथ्वी की निम्न कक्षा कहलाती है। इसी को ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं। आपको इम्पोर्टेंट क्या है? 400 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर, ये मैंने पहले भी बताया था, पृथ्वी की निम्न कक्षा है। निम्न कक्षा को क्या कहते हैं? ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं। दो तरह की कक्षा होंगे, एक तो ध्रुवीय कक्षा होंगे, एक तो इस तरह से कक्षा होगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी की निम्न कक्षा कहलाती है। इसी को ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर परिक्रमण करने वाले उपग्रह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर गति करते हैं, इस तरह से गति करते हैं। यहाँ पर मिलने वाली कक्षाओं को सूर्य तुल्यकारी कक्षा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव से ध्रुव में ट्रेवल करते हैं और यहाँ पर हमेशा सनलाइट बना होता है, इसलिए सूर्य तुल्यकारी कक्षा भी कहा जाता है। सामान्यतः इन कक्षाओं में उपस्थित होने वाले उपग्रह ऐसे उपग्रह होते हैं जिसमें विशिष्ट प्रकार के कैमरे लगे होते हैं, क्योंकि इन्हीं कैमरों की मदद से हम जो मौसम की जानकारी, संसाधनों की जानकारी, इसके अलावा जो अन्य जानकारियाँ उन्हें जुटा सकते हैं। जो कैमरे लगे होते हैं वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वो जो कैमरे लगे होते हैं वो अवरक्त प्रकाश के या सूक्ष्म तरंगों पर आधारित होते हैं और इन्हीं सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से वो प्रकाश का उपयोग करके फोटोग्राफ्स और छवियां लेते हैं। और सामान्यतः इन कक्षा के उपग्रह प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण, परिक्रमण, प्रकाश से जुड़ी हुई घटनाओं के आधारों पर परिणामों को प्राप्त करते हैं। और इन उपग्रहों का परिक्रमण काल 90 मिनट से 180 मिनट होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो मैंने पहले भी बताया था कि 90 से 180 मिनट इनका आवर्तकाल होता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये प्रकाश की जितने भी घटनाएं होती हैं उनके हिसाब से उन फोटोग्राफ्स को लेते हैं, उन फोटोग्राफ्स को डाटा कलेक्ट करते हैं, उन्हें भारत के जो रिमोट सेंसिंग हैदराबाद में जो सेंटर है वहाँ पर भेजते हैं। वहाँ पर डाटा का एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद इन संसाधनों का अध्ययन किया जाता है और उन्हें पता लगाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ध्रुवीय कक्षा में क्या क्या है? ये पृथ्वी के धरातल से 2000 किलोमीटर ऊंचाई की कक्षा होती है, लेकिन भारत में अधिकांश उपग्रह लगभग 850 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ये कक्षा जरूर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन भारत में 850 किलोमीटर की ऊंचाई तक जितने भी हैं वो मिलते हैं। इन उपग्रहों का मुख्य कार्य सुदूर संवेदन है, जिसके लिए वह प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण और प्रकीर्णन की घटनाओं का उपयोग करते हैं। इन उपग्रहों में मुख्य रूप से उच्च विभेदन क्षमता वाले कैमरों लगे होते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये उच्च विभेदन क्षमता जो अवरक्त प्रकाश की किरणों का उपयोग करते हैं और प्रकाश की जितने भी घटनाएं होते हैं उनके मदद से फोटोग्राफ्स लेते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, संसाधनों का पता लगाते हैं। इसके अलावा मौसम की जानकारी भी देते हैं। पहले जो भारत में शुरू हुए थे उपग्रह, उनमें इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में माइक्रोवेव कैमरा का उपयोग किया जा रहा है, जो खराब मौसम में भी बेहतर चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। बस यही एक इंपॉर्टेंट इसमें बदलाव है कि जो इंफ्रारेड थे वो खराब मौसम में कई बार कार्य नहीं करते थे या बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाते थे, लेकिन जो माइक्रोवेव कैमरे हैं वो खराब मौसम से, मौसम कैसा भी हो उसके बावजूद भी वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको शो करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है। इन उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों को NRSC, जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में, कहाँ का? भारत के, द्वारा विश्लेषित किया जाता है तथा इन चित्रों को भुवन नामक वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। भुवन नामक एक भारत के स्पेस रिसर्च सेंटर का जो कि संस्था है, उसके द्वारा भुवन नाम के वेब पोर्टल डिजाइन किया गया है। उस वेब पोर्टल पर सभी जानकारी आपको उपलब्ध होगी और वही भुवन वेब पोर्टल के माध्यम से अन्य देशों के साथ भी इन फोटोग्राफ्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता है। क्यों खरीदेंगे लोग? क्योंकि इसमें संसाधनों की जानकारी होती है और संसाधनों की जानकारी पता करना तथा उस देश में जो संसाधन है उनको बेहतर तौर से यूज करने की मदद करने के लिए ये सारे जो संसाधन होते हैं उन्हें बेचना अनिवार्य होता है। और इन्हीं बिक्री से जो लाभ होता है उसको जो भारत सरकार है या फिर जो स्पेस सेंटर है या इसरो है वो अपने डेवलपमेंट में यूज करती है, ताकि बेहतर से बेहतर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को किया जा सके और इससे लोगों को फायदा हो सके। अब भारत में इस कक्षा में IRS उपग्रहों की श्रृंखला ओशनोसेट, कार्टोसेट वर्तमान में भारत फ्रांस की सहायता से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बादलों के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए मेघाद्र फिक्स नामक उपग्रह का भेजा है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। साथ ही रिसोर्ट सेट संसाधनों के अध्ययन के लिए भेजा गया है। इसके अलावा हाइसिस और एमिसेट, ये भी दो उपग्रह को संचालित किया गया। तो ये ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह थे। इनके
क्या होते हैं और क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं। अब इसका पढ़ेंगे अनुप्रयोग, क्योंकि जो हमारे सिलेबस है उसमें अनुप्रयोग को बेहतर तरीके से पूछा गया है, तो शायद अनुप्रयोग से ही इसके क्वेश्चन बने। सिलेबस में अनुप्रयोग को ज़्यादा पूछा है, इसका मतलब ये नहीं कि अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको सारे क्वेश्चन तैयार रखना है, सभी तरह से में उसका अध्ययन करना है। तो अनुप्रयोग क्या होगा, तो कृषि क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा अग्रिम उत्पादन की घोषणा इसी की मदद से किया जाता है, क्योंकि खेतों में फसल लगी हुई है तो आप कैसे बता सकते हो कि कितना उत्पादन होगा, लेकिन भारत सरकार इस उपग्रह की मदद से उसका अध्ययन करती है और बता देती है कि इस वाले एरिया, इस फाइनेंशियल ईयर में कितना उत्पादन होगा कृषि क्षेत्र में। मिट्टी की गुणवत्ता का ज्ञान इन्हीं की मदद से किया जाता है, मिट्टियों का वर्गीकरण भी इसी की मदद से किया जाता है, और मिट्टियों के प्रकार को भी एनालिसिस इसी की मदद से किया जाता है। पानी के प्रबंधन है तो जानकारी दिया जाता है, कहाँ कहाँ पर पानी की समस्या बढ़ रही है, कहाँ कहाँ पर पानी को अपन संचरित करना है, कहाँ कहाँ पानी को पहुँचाना है, ये सब कुछ इसी के माध्यम से संभव हो पाया है। इसके अलावा मरुस्थलीकरण की जानकारी देता है, क्योंकि भारत में क्या विश्व में मरुस्थलीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है जो लगातार बढ़ती जा रही है, तो सैटेलाइट के माध्यम से वो पता किया जाता है ताकि उसको रोकने के लिए कदम उठाया जा सके। वनों का आकलन करना, निर्वरणीकरण मतलब वनों को परसेंटेज बताना, कितना घटा है कितना बढ़ा है, साथ ही साथ वनों के संरक्षण में अपना योगदान देना, इसी के मदद से अपन किया जा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करना, प्राकृतिक संसाधनों का आकलन सबसे बेस्ट इसी के माध्यम से किया जा सकता है। बेस्ट इसलिए क्योंकि आप हर जगह तो जा नहीं सकते कि प्राकृतिक संसाधन या हर जगह खोद खोद के पता नहीं कर सकते, तो वन के कितने संसाधन है, वन संसाधन, जल संसाधन, प्राकृतिक खनिज, पेट्रोलियम, कोयले, खदानों की खोज इसी के माध्यम से किया जाता है, और ये बेहतर एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप किसी भी संसाधन का पता लगा सकते हैं और उसके बारे में एक्यूरेट जानकारी अर्जित कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि प्राकृतिक संसाधनों के आकलन में भी काम करता है। आपदा प्रबंधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपदा प्रबंधन में सबसे बड़ी बात कि बाढ़ की जानकारी और उसके नुकसान का आकलन तुरंत करके बताएगा, बाढ़ कितने देर तक है, कहाँ कहाँ पर लोग फंसे हैं, इसकी जानकारी भी इसकी मदद से पता किया जा सकता है। चक्रवात से बचाव और पूर्वानुमान इसी की मदद से किया जाता है। रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है हैदराबाद का, वो इसी की मदद से अपनी डाटा एनालिसिस करता है और उसको जारी करता है। वायुयान क्रैश के समय भूकंप क्षेत्र की सहायता और इसका प्रभाव कितना रहा, ये भी इसी की मदद से ज्ञात किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो है ध्रुवीय सैटेलाइट के उपयोग और अनुप्रयोग। इसके अलावा औद्योगिक उपयोग क्या होंगे, तो नए संसाधनों का पता लगाएगा, पेट्रोलियम, खनिज आदि का पता लगा के बताएगा, साथ में माइनिंग डिपार्टमेंट है उसको इसकी सूचना देगा। तो माइनिंग के तहत जितने भी संसाधन हैं उनको बेहतर उपयोग के लिए बेहतर बाध्य किया जाएगा गवर्नमेंट को। रक्षा क्षेत्र में क्या है, सीमा क्षेत्रों में निगरानी हो सकती है, सीमा क्षेत्र के हलचल को पता करेंगे, आंतरिक हलचल को भी बताएगा, युद्ध की स्थिति में दुश्मनों की सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगा ताकि हम युद्ध क्षेत्र में बेहतर तरीके से बेहतर तैयारी के साथ जा सकें और अपने जो देश है उसकी रक्षा करने में अपनी मदद कर सकें। इसके अलावा यह उपग्रह भारत में शहर प्रबंधन, शहर नियोजन, ग्रामीण नियोजन और प्रदूषित जल नियोजन में भी मददगार होते हैं। इन उपग्रहों से प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित करके भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकास किया गया है, जिसे भुवन वेब पोर्टल में प्रसारित किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे जो पढ़ेंगे वो प्रक्षेपण यान तकनीक पढ़ेंगे कि लांछन व्हीकल किस तरह से डेवलप हुआ, ये क्या होते हैं, इसके अलावा किस तरह से कार्य करते हैं। तो ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है। तो आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको कक्षा याद होना चाहिए ऊंचाई के आधार पे। सबसे पहले तो आपको विज्ञान और तकनीकी में भारत का जो शुरुआत हुआ परमाणु विभाग के अंतर्गत इन कॉस्पर समिति थी उसके बारे में, 1962-69 में इसरो की स्थापना, 1975 में प्रायोगिक जो आर्यभट्ट था उसके बारे में, फिर इसके बाद 1969 में दूसरा जो रूस के मदद से अपन ने संचालित किया उसके बारे में, 1980 के बारे में लॉन्चिंग व्हीकल का निर्माण किया, 1983 में एक सफल प्रक्षेपण हुआ क्योंकि 1982 में असफल हो गए थे। भू स्थिति कक्षा में जो इनसेट 1A था उस पर असफलता मिली थी, तो 1B का सफल प्रक्षेपण किया गया था। भारत और सोवियत रूस के मदद से राकेश जो शर्मा थे जो एस्ट्रोनॉट थे पहले, वो 1984 में भेजे गए थे। वो 8 दिन वहाँ स्पेस सेंटर में रुक के आया था। फिर इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर था उसके बारे में भी 1988 में शुरू किया गया। PSLV का जो डेवलप किया गया, किस तरह से मार्स ऑर्बिट मिशन 104 सेटेलाइटों का लॉन्च किया गया, कौन कौन से संस्थान है स्पेस रिसर्च में, इसरो, आईसैक, सैक, VCC, MCF, NRC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं, किन किन की मदद से करता है, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फिर अंतरिक्ष जो कि व्यावसायिक संगठन है, ये भी पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष क्या है। फिर इसके बाद ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट
कितने वर्गीकरण कौन कौन से होंगे, अंतरिक्ष क्या होता है, अंतरिक्ष का वर्गीकरण पूछा, अंतरिक्ष का नहीं, ऑर्बिट का वर्गीकरण पूछा जाएगा। तो ये ऊंचाई के आधार पर कैसे होते हैं, फिर इसके बराबर उनके कक्षाओं के आधार पर क्या क्या होते हैं, तो ये सारे ऑर्बिट आपको आना चाहिए। भूस्थिर कक्षा के उपग्रह कौन कौन से होते हैं, इनका अनुप्रयोग क्या होगा, फिर ध्रुवीय कक्षा के, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूस्थितिक और ध्रुवीय कक्षा के। इसके अलावा आप आगे जो पढ़ेंगे वो प्रक्षेपण यान तकनीक पढ़ेंगे, किस तरह से प्रक्षेपण यान तकनीक डेवलप किया जाता है और प्रक्षेपण यानों को बनाया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, और इसके सारे नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच।